नमस्कार दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और थैंक यू बोलने के लिए। आज का ये अहम शूट हमने यहाँ रखा है। आज का वो दिन है जब मनी बी इंस्टीट्यूट के चैनल ने 50,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार किया है। पिछले 15 महीनों में अलग अलग वीडियोस आपके समक्ष लेकर आए। फंडामेंटल एनालिसिस की एक पूरी सीरीज़ चलाई, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ वीडियोस आए, फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ वीडियोस आए। पिछले 15 महीनों में अलग अलग विषयों के माध्यम से आपके सामने अलग अलग टॉपिक लेकर आ रहे हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस को बहुत पसंद किया, बहुत सारे सवाल पूछे गए और उनके जवाब के माध्यम से हम अलग अलग टॉपिक आप तक लेकर आए। आज जब 50,000 का आंकड़ा हम पार कर रहे हैं तो इसको एक अलग तरीके से सेलिब्रेट करने का प्रयास हम कर रहे हैं। आज हमारे 50,000 सब्सक्राइबर के आंकड़े को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है एसपी तुलसियन सर। और ये वो शख्सियत है कि जो पिछले कई सालों से अगर हम कोई भी बिज़नेस रिलेटेड न्यूज़ चैनल को सुबह अगर हम टीवी पर चलाते हैं तो एक शख्सियत हमें अक्सर दिखती है। हफ्ते के 3 दिन हम इन्हें टीवी पर ज़रूर देखते हैं और बहुत सारे लोगों का जो एनालिसिस होता है वो इनके सजेशन के अलावा या फिर इनके गाइडेंस के अलावा, क्या इनका ऑब्जर्वेशन क्या है, इसके अलावा पूरा नहीं होता। एसपी तुलसियन सर आज एक भारत में ऐसा नाम है कि फंडामेंटल एनालिसिस या फिर स्टॉक किस तरीके से पिक किया जाए और किस तरीके से कंपनी को चुना जाए, इसकी हज़ारों कंपनियों की इन्फॉर्मेशन बाय हार्ट अगर किसी को याद होगी या किसे पता होगी तो ऐसे कोई 2, 4, 5 नाम अगर हम उंगलियों पर गिनेंगे तो उनमें से एक सर का नाम आता है। आज हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से उनका सफ़र स्टॉक मार्केट में और कैपिटल मार्केट में रहा है और किस तरीके से आपने ये पूरा का पूरा सफ़र जब आपने तय किया तो क्या क्या कठिनाई आई और किस तरीके से, क्योंकि हम सब आपको सिर्फ टीवी में देखते हैं। आज हम लोग बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपसे 1 to 1 हम लोग बात कर पा रहे हैं, लेकिन टीवी पर जिस इंसान को देखते हैं वो इंसान बना कैसे और वो इंसान इस हाइट तक पहुँचते पहुँचते क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अनुभव आपने लिए हैं। अगर हमारी जनरेशन को आपका कुछ मार्गदर्शन मिल पाए तो शायद हमारी 4 सीढ़ियाँ चढ़ने में हमें आसानी होगी। शिवानी जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इतना सुंदर परिचय दिया। लेकिन मैं कहूँगा कि मैं अभी भी अपने आप को एक तरह से विद्यार्थी मानता हूँ इस इन्वेस्टमेंट जगत के फील्ड में। मैं अपने आप को अभी भी एक्सपर्ट नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब भी मैं प्रयास करता हूँ, आप सच मानिएगा, हर क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं तो हम उसे एक नए एंगल से देखते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद मैं एक स्टूडेंट हूँ। वही जिज्ञासा है जो आज से 40, 42, 45 साल पहले थी। उसी जिज्ञासा से मैं पढ़ता हूँ, उसी जिज्ञासा से उस रिजल्ट्स को देखता हूँ, कुछ ना कुछ उसमें नए ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अब मैं अगर आपके सवाल पे आऊँ तो शायद आपके सवाल ने मुझे करीबन 45 साल पीछे, आज मैं मेरे 60वें वर्ष में, मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं मेरे 60वें वर्ष पे चल रहा हूँ जीवन के। और मैं अगर अपने आप को सिर्फ, आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं मेरे 45 साल का फ्लैशबैक जो है मैंने रील को पुल किया कि आपने पूछा आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ। तो एग्जैक्टली अगर मैं आपको कहूँ कि नवंबर 1973, देखिए वहाँ पे एक तरह से हर आदमी का जो कहते हैं ना ड्रीम होता है, अगर या हर बच्चा, मैं कहूँगा कि एक एम्बिशन होता है कि लाइफ में कुछ करना है। आपने गाना सुना कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा कुछ काम करेगा। ठीक है, वैसे ही थी। मेरे पिताजी वकील थे प्रोफेशन से, तो उनको भी था कि मैं घर में जो मेरे 12 भाई बहन हैं उनमें मैं एक निश्चित रूप से मैं अव्वल था, पढ़ाई के हिसाब से भी, संस्कारों के हिसाब से भी। तो माता पिता को भी थोड़ी सी आशा थी कि नहीं बच्चा, पर उन्होंने मुझे हमेशा आज़ादी दी कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, आपको जो करना है। तो एक कहीं ना कहीं मानसिक दबाव था कि पिताजी वकील हैं तो क्या मुझे वकालत में जाना है। लॉ के सब्जेक्ट से परहेज नहीं था, पर माहौल से ज़रूर परहेज था और मैं लॉ की प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहता था। पर उस वक्त जो पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, मैं अगर कहूँ तो मैंने म्यूनिसिपैलिटी से 7th स्टैंडर्ड पास किया। और मुझे कहने में हिचकिचाहट नहीं होगी कि अगर म्यूनिसिपैलिटी में 11वीं तक भी स्कूल होती तो शायद मैं 11वीं भी म्यूनिसिपैलिटी स्कूल से पास करता। पर 7वीं के बाद में नेचुरली दयानंद बालक विद्यालय स्कूल जो थी वहाँ पे मैंने शिफ्ट किया और उसके बाद में ग्रेजुएशंस किया, उसके बाद में LLB, CA, CS किया। अब मैं सवाल पे हूँ कि कैसे मैंने अपने कैरियर को शुरू किया। तो नवंबर 1973 में कहीं से एक मन में था कि पैसा कमाने की, उस वक्त मैं था सिर्फ 15 साल का, अभी 10वीं पास भी किया था, सिर्फ SSC में था। तो कहीं ना कहीं था कि पढ़ाई से आपका नज़र भी नहीं भटकना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आपकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अर्थ पिशाच बन जाएं, पैसे की तरफ चले जाएं और आपका मेन फोकस गड़बड़ा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त सीमाएं, इच्छाएं, एक रिक्वायरमेंट्स कम हुआ करती थी। आदमी अपने आप को, और मैंने तो हमेशा ज़िंदगी में अपने आप को सीमित रखा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट। तो उस वक्त पब्लिक इशू में जो IPOs होते हैं, मैंने कहा इसमें पैसा लगाना शुरू किया जाए।
क्योंकि जैसे मैंने पिताजी को, जैसे मैं कहता हूँ 10-12 साल का था तब से मैंने उनके लॉ के प्रिपरेशन, एक तरह से उनका क्लेरिकल काम करके उनकी चिट्ठियों पे लिखना, एड्रेस लिखना, उनके बोर्ड को डायरी मेंटेन करना, वो सब करता था, उनके लिए अकाउंट्स भी लिखता था। तो वहाँ पे कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ने की, जो उनका, मेरे पिताजी बैंकिंग की में मैनेजर थे और वहाँ उसके बाद जब बैंक नेशनलाइज हो गई थी तब उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस की, तो उनका अकाउंट्स में बहुत बड़ा पकड़ था। और शायद वो आप कहिए कि डीएनए के हिसाब से मुझ में भी बैलेंस शीट पढ़ने की एक वो पहल आई। तो मुझे लगा कि कंपनियों में जिस हिसाब से पोटेंशियल है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उस वक्त सीसीआई रेजिम थी, फ्री प्राइसिंग मैकेनिज्म नहीं था, तो एक आईपीओ में इतना तो निश्चित था कि जो भी आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे आपको नुकसान नहीं होगा, यानी 2 रुपये आप 10% गेन मिले कि 100% गेन मिले वो आपके लक के ऊपर है। तो मैंने कहा ये साधन ठीक है, इसमें चलो अप्लाई किया जाए। नवंबर 73 में 2 आईपीओ आए थे, टाटा फिनले, जो वर्तमान में बाद में उसका नाम चेंज होकर टाटा टी हुआ, फिर अब वर्तमान में टाटा ग्लोबल, वो, और दूसरा मफतलाल इंडस्ट्रीज के कन्वर्टिबल बॉन्ड आए थे 250 रुपये के। सब लोग कहते हैं कि धीरूभाई अंबानी या रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कन्वर्टिबल बॉन्ड का सिस्टम इशू किया था, ऐसा नहीं था। 1973 में भी आए थे मफतलाल इंडस्ट्रीज, दोनों में मैंने अप्लाई किया, दोनों में शेयर अलॉट हुए, और निश्चित रूप से उसके बाद में एक दिलासा मिला, एक मन में इच्छा जागी। फिर उसके बाद में जब थोड़े पॉकेट मनी के हिसाब से, जैसे दैट वाज माय सोर्स ऑफ माय पॉकेट मनी, टू इन्वेस्ट इनटू द कैपिटल मार्केट। फिर मैंने घर में मेरे जो भाई बहन थे उनके नाम पे भी अप्लाई करना शुरू किया। जॉइंट फैमिली थी, कोई ऐसे तेरा मेरा वाला हिसाब नहीं था, छोटा परिवार था, हम लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो अप्लाई करते थे ब्रदर सिस्टर्स के नाम पे भी, और उसमें में जो शेयर लगते थे उसके बाद इमीडिएटली लिस्टिंग पे बेच देते थे, क्योंकि उसके बाद में अगले आईपीओ की तैयारी करना था कि अगले आईपीओ में था। उस वक्त इतना ही नहीं था कि हम इसको वेल्थ बनाई जाए, क्योंकि इनकम, जब आपका नज़रिया इनकम पे होता है तो आप वेल्थ नहीं बना सकते। और इसीलिए मैं एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कहता हूँ, या तो आप इनकम बनाने की सोचिए या आप वेल्थ बनाने की सोचिए। वेल्थ शायद मैंने बनाई लाइफ के अगले पड़ाव पे, जब मैं कहीं लाइफ में सेटल हो गया, तो आईपीओ वॉज सोर्स ऑफ माई इनकम। उसके बाद ये दायरा चलते गया, लेकिन पढ़ाई पर से मैंने कभी भी मेरा ध्यान जो है नहीं हटाया। मैंने 74 में एसएससी पास की, उस वक्त पोदार कॉलेज जो मेरे घर के अगल बगल ही थी, ये इंडिया की टॉप कॉलेजेस में हुआ करती थी। हमेशा लाइफ में एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन टारगेट सेट किए कि ये अचीव करना है, कोई बहुत एम्बिशियस टारगेट कभी सेट नहीं किए। एसएससी में था, उस वक्त 11वीं एसएससी हुआ करती थी कि पोदार कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, जो कि एक काफ़ी उस वक्त टफ था पोदार कॉलेज में एडमिशन लेना, तो लक्ष्य वही था। ईश्वर ने इच्छा पूरी की, अच्छे नंबरों से पास हुआ, उसमें एडमिशन मिला। उसके बाद में जो है ये जर्नी चलती रही कि आईपीओ में अप्लाई करते रहो और प्रोफेशनल डिग्री लो। सर, आपने बताया कि आपने सीए, सीएस और एलएलबी तीनों डिग्रियां हासिल करी है। सर, सीए की प्रैक्टिस नहीं करी कभी? पहले तो एलएलबी का करूँगा, तो एलएलबी जैसे मैंने बताया कि पिताजी लॉ प्रोफेशन में थे, कि मन में कहीं ना कहीं था कि कहीं पिताजी आज शायद मेरे दबाव में नहीं कह रहे हों कि तुमको मैं मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन कल को उनको कोई ऐसे लगे किसी भी उनको अपने जीवन के मोड़ पे कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी लॉ की प्रैक्टिस में हो, तो उस वक्त मुझे लॉ नहीं करना पड़े, तो मैंने लॉ किया। दूसरी चीज़, अगर आप उस वक्त सच मानिए तो सीए जो थी एक रिस्पेक्टेबल है, आज भी सीए रिस्पेक्टेबल है, बहुत टफ थी, आज तो और भी थोड़ा आसान हो गया है। हमारे वक्त चुनिंदा 2, 5, 7 ऐसे फाइनल में पास होते थे, टफ था उस आर्थिक परिस्थितियों में 3 साल के आर्टिकलशिप करना। आज के दिन तो जो आर्टिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको ईश्वर समृद्धि है काफ़ी उनके, उस वक्त चीज़ें परिस्थितियाँ थोड़ी कमज़ोर थी। सीए एक बहुत रिस्पेक्टेबल डिग्री थी और अल्टीमेट था। अगर आपको फाइनेंशियल देखें, एमबीए का जो चलन हुआ है वो पिछले 25 सालों में हुआ, आज से 36-38 साल पहले नहीं था जब मैं सीए बना या जब मैं सीए कर रहा था। तो सीए अल्टीमेट था कि अगर आपको फाइनेंशियल में अगर आपको अल्टीमेट कोई डिग्री हासिल करनी है तो आपको सीए बनना पड़ेगा। तो सीए मेरे लिए एक लक्ष्य था, लेकिन एलएलबी मेरे लिए एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ था कि लेट्स डू एलएलबी बिकॉज फादर इसमें है। चार्टर्ड सेक्रेटरी मैंने इसलिए की कि कंपनी लॉ मेरा बहुत अच्छा था। मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे मैंने कहा लॉ का मेरा आज भी इंटरप्रिटेशन शायद मेरे डीएनए की वजह से, कि मेरे डीएनए में लॉ है। मैंने चार्टर्ड सेक्रेटरी इसीलिए की कि उस वक्त एक प्रोफेशनल कोर्स इमर्ज हो रहा है, हमने कहा एक कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं तो इसको साथ साथ में मैं साल की 4 एग्जाम देता था, मई, जून, नवंबर, दिसंबर। मई जून में देता था सीए एलएलबी, जून नवंबर दिसंबर में देता था सीए या कंपनी सेक्रेटरी। तो ऐसे करके मैंने कहा तो साथ साथ में जो है ये जो पड़ाव है ये निकलते जाएंगे और सीएस जो है वैसे ही टाइम पास में बन जाएगा। तो शायद मैंने तीनों डिग्री इसलिए की कि तीनों के अपने अपने कारण थे। लेकिन सीए जब बना तो आपने जो सवाल पूछा कि मैं प्रैक्टिस में क्यों नहीं गया,
मेरा कभी भी ये था कि कोई चीज़ को लीक से हटके करना है। जब मैं सीए बना उस वक्त सिर्फ दो ऑप्शंस थे, या तो आप अपनी प्रैक्टिस में जाइए या फिर कहीं जॉब में जाइए। मेरे लिए दोनों ही ऑप्शंस फिजिबल मुझे नहीं लगे, क्योंकि मैं बोला कि मैं जॉब के लिए उपयुक्त नहीं हूँ, मुझे अपने लिए कुछ करना है। दूसरी चीज़ था कि मुझे कुछ लीक से हटके करना है, प्रैक्टिस तो करना ही नहीं है। क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ कि पहले उस वक्त भी मैं कहता आई डोंट वांट टू वॉश द डर्टी लिनन ऑफ अदर्स। जैसे प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि आप दूसरों की गंदगियाँ, दूसरों को मैनिपुलेशंस, देखिए हर में हमेशा थोड़ा सीए प्रोफेशन थोड़ा सा अपना नाम इसीलिए नोटोरियस भी रहा है कि आप मैनिपुलेशन से एडवाइस करते हो, जो मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं रखी। उस वक्त चूंकि जिस हिसाब से मेरा आईपीओ की समझ थी, मैंने हमेशा स्टॉक मार्केट से कमाया, कंपनियों का जो पोटेंशियल देखा, मेरे को उस वक्त भी मुझे जबानी याद थे कि कौन सी कंपनी का कौन प्रमोटर है, कहाँ पे क्या प्लांट है, बहुत इच्छाएं होती थी। मैं एजीएम अटेंड किया करता था। तो मैंने एक लक्ष्य बनाया कि जो भी कुछ करना है कैपिटल मार्केट में करना है। अब कैपिटल मार्केट में उस वक्त लूजली अपॉर्चुनिटी थी। आज तो सेबी रेगुलेटेड है, आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, फंड मैनेजर है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, रिसर्च एनालिस्ट है, हर क्षेत्र में आप रजिस्टर्ड हो, रेगुलेटेड हो। उस वक्त ना तो रजिस्ट्रेशन था ना रेगुलेशन था। तो मेरा ये था कि या तो मैं कोई कंपनी का सलाहकार बनूंगा, या फिर जैसे लोन सिंडिकेशन, जैसे कंपनियों को लोन का, मैंने एक लोन सैंक्शन करवाया भी था कलकत्ता में, आईआरबीआई एक जो इंस्टीट्यूशन होती थी, एक सिख कंपनी के लिए 96 लाख रुपए का 1982 में अकेला जा करके। तो उस वक्त था कि या तो लोन सिंडिकेशंस, लोन सैंक्शंस करवाना, या कॉर्पोरेट्स को एडवाइस करना है, बैलेंस शीट को रीड करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। मैंने जैसे बताया शुरू में आईपीओ, लेकिन 5-7-10 साल बाद मैं इन्वेस्टर भी बना। मैं शेयरों को रोक के रखता भी था कुछ, और उसमें मैंने अच्छे पैसे भी कमाए। तो प्रैक्टिस का मुझे अट्रैक्शन कभी भी नहीं आया। जैसे मैंने बताया कि खुद के लिए कुछ करना है, तो स्टॉक मार्केट की जितनी भी मुझे समझ थी, जब तक मैं ग्रेजुएट हुआ, प्रोफेशनली क्वालिफाई हुआ, मैंने ग्रेजुएशन किया 78 में, प्रोफेशनल क्वालिफाई हुआ मैं 82 और 83 में। तो उसके बाद से मैंने लक्ष्य बनाया कि जो भी कुछ करना है कैपिटल मार्केट में करना है, और वही लक्ष्य रख करके मैंने कभी भी प्रैक्टिस में कदम नहीं रखा। सर, तो आप कैपिटल मार्केट में आ गए, आपने आईपीओज में पैसा लगाना चालू किया, कुछ दिन तक आपने होल्ड भी किया। सर, आपने कुछ कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए मैगजीन में भी कुछ काम किया है, वो भी आपका कुछ कंट्रीब्यूशन था। सर, वो क्या था, व्हाट वाज दैट? देखिए, ऐसा है कि 1985 में मेरे स्कूल के दोस्त थे, हम दोनों ने मिलके पब्लिकेशन बिजनेस शुरू किया। उसकी आइडिया थी कि एक फिल्म मैगजीन शुरू की जाए। जैसे मैंने कहा कि हमेशा वो एक तरह से, उसके पहले उसने एक फिल्म मैगजीन निकाली थी, वो उसमें काफ़ी उसने हेवी लॉस किया। फिर वो मेरे पास लेके आया, तो मैंने उसके कॉन्सेप्ट को समझा, उसके फाइनेंशियल एनालिसिस, जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल एनालिसिस ईश्वर की कृपा से मेरे हमेशा फेवरेबल रहे हैं। मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत जमा कि आज के दिन ये लॉस मेकिंग है, लेकिन कॉन्सेप्ट ठीक है, अगर आप इसको ठीक से चलाओ तो इसमें फ्यूचर पोटेंशियल बहुत है। जब उसने फिल्म मैगजीन का सजेशन लाया मेरे पास में, तो हमने उस चीज़ को स्टार्ट किया। अगेन उस वक्त भी, आज भी, कोई भी बिजनेस में 1-1.5-2 साल की आपकी तकलीफ होती है, उसमें भी स्ट्रगल था। लेकिन जैसे मैंने बताया, कॉन्सेप्ट हमारा सही था। बिजनेस का इनिशियल जो लॉसेस थे वो जरूर हमने सस्टेन किए, और उसको कैलकुलेट करके कि हम इस लॉसेस को सस्टेन कर सकेंगे। क्योंकि उस वक्त तक स्टॉक मार्केट में, चूँकि मैंने जैसे बताया कि करीबन मेरे जो स्टॉक मार्केट में 8-9 साल का प्रेजेंस था, मैंने थोड़ी सी अपनी कैपिटल भी बना ली थी। तो हमने एक फिल्म मैगजीन लॉन्च की। उसके बाद में मेरे मन में है कि शेयर बाजार के हिसाब से, चूँकि मैं एक निवेशक था, आज के दिन जब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स है या दूसरे पेपर्स हैं, तो उसमें हर सेक्शन आपको वाइडली कवरेज मिलता है। उस वक्त ऐसा नहीं हुआ करता था। उस वक्त बहुत कम पब्लिकेशंस थे, और निवेशक को जो एक रिक्वायरमेंट होती थी वो नहीं मिल रही थी। मैं अपने आप को एज ए निवेशक के एंगल से कहता था कि ये चीज़ का, ये प्लानिंग की 85 में, तो पता नहीं डिस्कशंस हो या कैसे भी, या फिर कैपिटल मार्केट का जो है वहाँ से रुझान या एक एक्सप्लोजन करना शुरू हुआ। आप सच मानिए 1990 तक 68 कैपिटल मार्केट की मैगजीनें आ गई। 1968 तक, उसमें इकोनॉमिक टाइम्स अपना फ्री सप्लीमेंट भी दे हुए, वीकली, फाइनेंशियल एक्सप्रेस दे हुए, कई टेबलॉइड आए, कई वीकली आए, कई फोर्टनाइटली आए, कई मंथली मैगजीन आई। मैं जब उस मैगजीनों को देखता था, मैं कुछ कारणवश से प्रोजेक्ट को जल्दी लॉन्च नहीं कर सका। जैसे मैंने बताया कि जो हमारी एग्जिस्टिंग मैगजीन थी, जब तक वो स्टेबिलाइज नहीं हो जाएगा, हम दूसरे को लॉन्च नहीं करना चाहते थे, बिकॉज शायद हमारा पूरा एम्पायर या पूरा जो बिजनेस वो कोलैप्स हो सकता था पब्लिकेशन। मैंने वेट किया। तो जब 1990 तक जब मैंने देखा कि कोई भी मैगजीन जो है मेरे रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं वैक्यूम है। 68 मैगजीनें जरूर है, लेकिन सब में वैक्यूम है। जो एक निवेशक चाहता है वो नहीं मिलता है। या तो कंपनी प्रमोटेड है या फिर मीडिया प्रमोटेड है। जैसे एड हाउसेज हैं, उसको वो जो छपवाना चाहते हैं वो छपवा लिया। मैं कहा कि मुझे क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए और इन्वेस्टमेंट वर्दी स्टॉक्स का रिकमेंडेशन चाहिए। उस वक्त भी ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल एडिटर जितने भी बड़े पब्लिकेशंस के थे,
मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर आप उनका एग्जिस्टेंस देखें तो रिटायरमेंट के बाद में उनको एबीसी का भी नॉलेज नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी क्या बोलते हैं ना, कैजुअल अप्रोच से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक ऐसा पब्लिकेशन निकालना चाहिए कि जिससे मैं इन्वेस्टर को अपने आप से कनेक्ट कर सकूं। जनवरी 91 में मैंने प्रीमियम इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से एज अ सीईओ एंड एडिटर, यानी मैं भी ओनर, मैं खुद ही ओनर और मैं खुद ही एडिटर। मैंने कहा, उस वक्त लोगों ने, कईयों ने कहा तुझे जर्नलिज्म का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तूने जर्नलिज्म तो कोर्स ही नहीं किया है, तुम बड़ा रिस्क ले रहे हो, फाइनेंशियल पब्लिकेशंस में इनिशियली रिस्क होता है। मैंने कहा मैंने सब चीज़ें अच्छी है, जो मेरा जो जैसे एक मैं ऐसे कहूँगा जैसे कोई फिल्म डायरेक्टर जो है विजुअलाइज करता है कि उसे क्या कॉन्सेप्ट दिखाना, और वो अगर फिल्म डायरेक्टर खुद स्क्रीन प्ले और खुद स्टोरी राइटर हो तो वो पिक्चरें अच्छी उभर के आती है। आप जनरली देखिए बॉलीवुड में जो भी डायरेक्टर अगर खुद स्क्रीन प्ले और स्टोरी राइटर भी है तो फिल्में बहुत अच्छी उभर के आई है। मैं इसमें उदाहरण नहीं देना चाहूँगा, तो मैं थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ चला जाऊँगा। मैं पिक्चरों का भी बहुत इंटरेस्ट रखता था, मैं हफ्ते की 3-4 पिक्चरें भी देखता था, ये इंटरेस्टिंग है। तो जो चीज़ का जब 91 में मैंने पब्लिकेशन लॉन्च किया, आप सच मानिए चौथा इशू में या चौथे इशू में फादर एक्सपायर हो गए। तो उस वक्त एक बड़ा झटका था कि अब चीज़ को क्या किया जाए। लेकिन ठीक है, उन्होंने अपनी उम्र 77 साल की उम्र लेकर के पूरा, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं कोई चीज़ का हो, लेकिन आप एक कहना कि एक अपने बुजुर्गों का सपोर्ट, एक उनका आशीर्वाद। 5वें इशू से आप सच मानिए कि एक प्रिंट जो है ना, मेरे पब्लिकेशन, एक फुटप्रिंट, एक उसकी इमेज लोगों के, ये कुछ है, समवन हैज़ कम। और उस वक्त जो फाइनेंशियल एडवर्टाइजिंग एजेंसियां थी उनका काफ़ी दबदबा था। जिसका पैसा होगा उसका तो दबदबा होगा ही होगा, तो सभी जानते हैं, माइट इज़ राइट। तो उनका काफ़ी दबदबा था। और मैंने जो मेरा क्रिटिकल एनालिसिस था, चाहे आईपीओ का हो, चाहे रिजल्ट्स का हो, चाहे बैलेंस शीट, उस वक्त क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं हुआ करते थे पर बैलेंस शीट का एनालिसिस जरूर हुआ करता था। और अगर मुझे कोई भी मैनिपुलेशन या कोई भी स्मेलिंग दिखता था कोई चीज़, मैं उसको टच करता था। वहाँ पे भी लोग, मेरे पे काफ़ी प्रेशर आया, दबाव आया। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि 5वें इशू से उसने अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। और गॉड हैज़ बीन काइंड कि पब्लिकेशन को बहुत अच्छा रिकग्निशन मिला। और एक साल में एक फोर्टनाइटली मैगजीन जो काफ़ी प्रोमिनेंट थी, उन्होंने इंडिपेंडेंटली कैरी किया कि प्रीमियम इन्वेस्टमेंट इज द हाईएस्ट सेलिंग पीरियोडिकल, यानी अमंग्स वीकली एंड फोर्टनाइटली एंड मंथली। और तब उन्होंने इंडिपेंडेंटली आपको कहा, तब उन्होंने आके पूछा आपने तो कभी ये चीज़ को रिलीज ही नहीं किया अपना डेटा। मेरे को इन्वेस्टर को प्रभावित करना है, मीडिया एजेंसी को नहीं प्रभावित करना। मुझे एडवर्टीजमेंट्स, ये सारे फिगर्स निश्चित रूप से मुझे हेल्प करते हैं मॉनेटरीली। शायद मुझे ऐड आने और शुरू होते तो उसका मुझे फ़ायदा मिल सकता था, लेकिन अगर जब तक मेरा निवेशक मुझसे खुश है तो मैं तब तक इस चीज़ को मैं संतुष्ट हूँ, मुझे इसकी पब्लिसिटी। तब उन्होंने ठीक है कहा कि नहीं, आपको मेरा 1,20,000 कॉपी का महीने का सर्कुलेशन था, वो उन्होंने उस चीज़ को छापा। बिजनेस इंडिया ने उस चीज़ को कवर किया था इंडिपेंडेंटली। उस वक्त बिजनेस इंडिया काफ़ी प्रोमिनेंट मैगजीन हुआ करती थी। तो वहाँ से आप चीज़ कह सकते हैं कि एक तरह से वो शुरुआत एसपी तुलसियान का, बिकॉज सब जानते थे कि सिंगल मैन ऑपरेटेड है। जब एड एजेंसियाँ भी फिर आनी शुरू हुई तो मेरी ऑफिस में फ़ोन आता था कि आपका एडिटर कौन है, बोलता मैं। तो बोले आपके प्रोडक्शन मैनेजर से मिलाइए, तो मतलब मैं ही हूँ। बोले आपके एड मैनेजर से मिलाइए, बोले मैं ही हूँ। बोले आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, बोले मैं ही हूँ। तो बोले यार तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुमको किसी से मिला ना? मैं आई मीन इट। बिकॉज मेरे पास देखिए उस वक्त भी हमारा पब्लिकेशन हाउस बन गया था, तब तक 5 मैगजीन हम लोगों ने निकालनी शुरू कर दी थी। एक क्राइम वीकली है, फिल्म वीकली है, लेकिन हर एक के लिमिटेशंस थे। हम लोग कॉमन स्टाफ में ऑपरेट कर रहे थे, तो हमारे पास ऐसे प्रोडक्शन मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीक्यूटिव, उस वक्त काफ़ी प्रिंटिंग के भी प्रोसेस, स्कैनिंग, पेपर परचेज करना, आपका परचेज मैनेजर कौन है, आपका प्रोडक्शन मैनेजर कौन है, तो सारी चीज़ें हम हैंडल करते था, मैं खुद ही पर्सनली। प्रिंटिंग प्रेस में भी जाके सुपरवाइज करो। तो मेरा कहने का मतलब कि जो कोर फोकस था उससे कभी नज़र नहीं हटा। यानी जब स्टूडेंट था तब भी, जब प्रोफेशनल कोर्स कर रहा था तब भी, और जब पेपर निकाला तब भी। जो जितने भी बाकी काम थे, जैसे अकाउंट्स को देखना है, फाइनेंस को देखना है, प्रोडक्शन को देखना है, तो वो इंसिडेंटल था। यानी मेन कोर फोकस से नहीं निकलना चाहिए। और प्रीमियम इन्वेस्टमेंट जो था, जैसे मैंने बताया 5वें वीक से, तो उसका एक प्रभाव, उसने अपना प्रेजेंस फील करवाया। और शायद 12वें-13वें इशू से तो लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था कि अगर आईपीओ एनालिसिस पे कुछ किसी पर अगर रिलाई करना है तो प्रीमियम इन्वेस्टमेंट्स के सिवाय दूसरा कोई पेपर नहीं है। क्या बात है।
ये मैगज़ीन चलता गया 1,20,000 कॉपीज़। आज भी बहुत ऐसे पब्लिकेशन हाउसेस है कि जो 1,20,000 के मार्क को टच नहीं कर पाते। लेकिन उस ज़माने में, आज से लगभग 20-22-25 साल पहले, 1,20,000 एक आप ही में बहुत बड़ा पड़ाव था। लेकिन फिर ये मैगज़ीन को बंद करके बाद में फिर न्यूज़ चैनल और फिर न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आज आपकी खुद की एडवाइजरी, ये प्रोसेस कैसा रहा? देखिए, ऐसा है कि 90 में मैंने शुरू किया पब्लिकेशन, उसके बाद में इसका दौर चला 2001 तक। फिर 2001 के बाद में जब से टीवी चैनल्स आए, मैं अगर आप देखें तो टीवी का जो बिजनेस चैनल में, टीवी तो पहले से ही है, लेकिन टीवी में एक बिजनेस चैनल के एक शो, एक सेगमेंट कहिए, ये 2001 से ये दायरा शुरू हो गया था। उस वक्त दूरदर्शन पे आधे घंटे का प्रोग्राम आता था, जहाँ पे इस चीज़ का अगर आप देखें तो ये जो जितने भी आज के बिजनेस हैं, वो लोग अपना एक आधा घंटे का 1 घंटे का प्रोग्राम बना के एयर करते थे। तो मैंने वहाँ पे देखा कि अब प्रिंट का जो है फ्यूचर नहीं रहा है। यानी स्टॉक मार्केट का कोई भी एडवाइस ऐसे नहीं कर सकते कि 1 हफ्ते तक वो चीज़ चलती रहे, कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ और 1 हफ्ते तक वैलिड रहेगा, क्योंकि लोगों को जो है रियल टाइम बेसिस पे न्यूज़ चाहिए थी। दूसरा मैं इसका चीज़ का कहूँगा कि अगर आप देखें तो 94-95 से या 96 से जब से ऑनलाइन ट्रेडिंग आई, तब से लोगों का ट्रेडिंग ओरिएंटेड माइंड भी हो गया। तो जैसे मैंने बताया कि मैं आज भी एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट ज़्यादा ये चीज़ कहूँ, मैं कोई आपको ट्रेडिंग ओरिएंटेड रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। तो 94-95 में जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, और 2001 से या 1999 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन्होंने पीरियोडिकल्स, इन्वेस्टमेंट पीरियोडिकल्स का एक तरह से मामला ख़त्म कर दिया। और अगर आप ये कहें तो तब से प्रिंट का भी जो है, प्रिंट पीरियोडिकल्स के भी जो है दिन लग गए थे। आप देखिए कोई भी फिल्म मैगजीन उसके बाद नहीं चलती, वुमेन्स वीकली, हेल्थ मैगजीन, क्योंकि सारी की सारी चीज़ आपको टीवी पे मिलती है। अगर आपको आप क्यों एक फिल्म मैगजीन पढ़ना चाहेंगे? डेली न्यूज़पेपरों में भी, चाहे वो वर्नैक के हों चाहे इंग्लिश के हो, 2 पेज जो है वो फिल्म पे डिवोट होता है, 2 पेज बिजनेस पे डिवोट होता है, 2 पेज हेल्थ पे डिवोट होता है। तो जो आपको पहले जो चीज़ें मैगजीनों के थ्रू मिलती थी, जिसको आप 10 रुपये में दे के खरीदते थे, वो आपको पीरियोडिकल से और टीवी के माध्यम से मिलने लगी। तो 2001 से 2003 तक जो मैंने उसको चलाया, 2004 तक, 2004 पे मैंने डिसाइड किया कि अब ये इसका प्रिंट का सर्वाइवल नहीं है। और उस वक्त चूंकि मेरा एक नाम रिकग्नाइज हो गया था कि इज अ हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट, ही मीन्स व्हाट ही सेज, तब चैनलों ने मुझे एज अ एक्सपर्ट बुलाना शुरू किया। मैं सभी चैनलों पर अपीयर होता था। जिस दिन रिलायंस का सेटलमेंट हुआ था 2004 में, उस वक्त मैंने उस दिन सुबह 6:15 बजे या 6:30 बजे पहला अपीयरेंस दिया और रात को 11 बजे दिया, करीबन 12-13 चैनल पे। और उस दिन मैं पूरे दिन चैनलों पे भागा दौड़ी करते रहा था। हर कोई मेरा अपीयरेंस चाह रहा था, मेरी ओपिनियन चाह रहा था। तो 2004 में मैंने पब्लिकेशन को बंद किया। उसके बाद में जो मेरे लॉयल रीडर थे, उनकी चिट्ठियाँ मेरे पास आती रही कि साहब आप तो प्रीमियम फिर से शुरू करिए, लेकिन प्रिंट में कोई चीज़ को निकालना इतना आसान नहीं है। और उस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। अब तो पिछले 3-4 साल में मैंने 2007 में डिसाइड किया कि मैं मेरे प्रिंट जो होता, मेरा प्रिंट का जो फॉर्मेट, इसको पूरा का पूरा मैं ऑनलाइन बना देता हूँ। उसी पैटर्न पे वही एडवाइस दूंगा, वैसे रिकमेंडेशन दूंगा, वैसे उसमें चेंजेस जरूर होते रहे। तो समय की परिस्थितियाँ या जो साइंस का, जो टेक्नोलॉजी ने जो अपना रूप बदला 2001 से 2004 के बीच में या 2001 से 2007 के बीच में, उसने मुझे कंपेल किया कि आप प्रिंट को बंद करिए। और मैंने मेरा एडवाइजरी पोर्टल जो है 2007 में sptulsian.com शुरू किया। सर 2008 जब सिर्फ आपका पोर्टल नया चालू हुआ था सर, 2008 में जो क्रैश मार्केट में हमने देखा, तब के आपके अनुभव कैसे थे? देखिए, कोई भी क्रैश जो है निश्चित रूप से आदमी को हिला देता है, खास करके निवेशक को। उस वक्त निश्चित रूप से निवेशक जो थे, मैंने 2007 में पोर्टल शुरू किया, तब नया था, फ्री था, लोगों को एडवाइस दी। हमेशा एक चीज़ का आप एक मान के चलिए कि जो आदमी एज ए निवेशक सलाहकार के हिसाब से मैं बात कहूँगा, जो व्यक्ति या जो इन्वेस्टर या जो निवेशक अगर गिरते हुए बाजार में खरीदना और बढ़ते हुए बाजार में प्रॉफिट बुक करना, ये 2 चीज़ सीख लेगा, वो कभी भी लूजर नहीं रहेगा। अब सवाल है टाइम स्पैन का। आप हर कोई टाइम आउट करना चाहे मार्केट के, मैं लोवेस्ट में खरीदूं और हाईएस्ट में बेचूं, तो वो तो शायद ईश्वर भी नहीं कर सकता। अगर कल को ईश्वर को भी आकर के यहाँ पे मार्केट में ऑपरेट करना पड़ा तो वो शायद नहीं कर सकेंगे। आप वो धारणा कभी मत रखिए। 2008 में क्रैश हुआ, हमने उस वक्त, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई स्टॉक्स, कई सेक्टर, कई प्रमोटरों पे हमने उंगलियाँ उठाई थी कि इनसे बच के रहिए। इसमें जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक तरह से भूत या जो एक प्रोमिनेंस कहिए, पिछले 3-4 साल में शुरू हुआ है।
पर हमने हमेशा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रमोटर और प्रोजेक्ट को जो तवज्जो हमने 20 साल से दी है, उस वक्त भी हमने कहा था कि इन प्रमोटरों से दूर रहिए, इन प्रोजेक्टों से दूर रहिए, इसमें कोई गेस्टेशन पीरियड या वायबिलिटी नहीं दिखाई देती है। वो एक तरह से कहीं ना कहीं छाप छूट गई। जैसे मैंने कहा कि उसको देखते हुए, जैसे 2006 में जब अंबानी बंधुओं का सेटलमेंट हुआ था, तो मैंने ब्लूप्रिंट दी थी और ऑन सारी पब्लिक डोमेन में थी चैनल पे, रियल टाइम की, ऐसे ऐसे सेटलमेंट होगा, जो भी मैं उसमें नहीं तो वहां पे आप देखिए ब्रिक बाय ब्रिक आप अपनी इमेज बनाते हैं। आपको अपनी इमेज गिरानी है तो एक ही मिनट में आपकी इमेज टूट जाएगी, लेकिन जब आपको अगर इमेज बनानी है तो आपको ब्रिक बाय ब्रिक बनानी पड़ती है। तो 2006 में जब दोनों भाइयों का सेटलमेंट हो, वो मुझे काफी माइलेज दिया। और 2008 में जो क्रैश हुआ और पूरे साल में जब मायूसी का वातावरण था, तो उसमें जिस हिसाब से हमने एनालिसिस किया, शायद वो इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं होगा, लेकिन एक इकोनॉमी का पिक्चर हमने जरूर प्रेजेंट किया लोगों के सामने। वो हूबहू वैसे 2 साल में उभर के आया। और 2 साल 3 साल मैं नहीं कहता हूँ कि हमारे सारे रिकमेंडेशन सफल सही जाते हैं, लेकिन अगर आपकी स्ट्राइक रेट बेटर है, आज कोई भी क्रिकेटर हर मैच में सेंचुरी नहीं मारता है, लेकिन अगर उसकी स्ट्राइक रेट बेटर है, उसके एवरेज अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से वो विजिबल होगा, उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो 2008 की मंदी हमको काफ़ी ज़्यादा जो है एक चीज़ सिखा के गई, जिसमें हमने हमारा कोर फोकस रखा कि अब इसको सबक सीखिए और इससे क्वालिटी स्टॉक्स में जाइए, और उससे जो है लॉयल्टी बढ़ी। जैसे मैंने कहा, हमारा पोर्टल 1.5-2 साल तक फ्री रहा। नेचुरली आप कोई भी चीज़ को फ्री तो नहीं चला सकते, कहीं ना कहीं उसे पेड बनाना था। और मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने 2008 में जो उसको पेड कर दिया। तब लोगों ने, मेरे जो स्टाफ ने या मेरे इर्द गिर्द, इतनी मंदी है तुमको कौन पेड पैसा देकर के पोर्टल पढ़ेगा। मैं बोला जिसको पढ़ना होगा, अगर एसपी तुलसियान का व्यू चाहिए तो आपको उसका प्राइस देना पड़ेगा। नथिंग कम्स फ्री इन द लाइफ, एंड इफ यू थ्रो पीनट्स यू आर गोइंग टू गेट मंकीज। आपको अगर अच्छी चीज़ चाहिए तो आपको उसका कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मैं, मेरा पूरा स्टाफ लेके, जो मेरे प्रिंट के जो मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, वो सारे के सारे मेरे पास फिर से आ गए थे। वो कहे, उन्होंने अपनी 3 साल का गैप आ गया था, मैंने तो उनको रिलीव कर दिया था, वो सारे के सारे मेरे पास फिर से है। सर हमको आपको ही ज्वाइन करना है। बोला आर यू श्योर? मैं तो एक चांस ले रहा हूँ, मैं तो मेरी सेकंड इनिंग। बोले सर वी आर वेरी श्योर, वॉट एवर वी आर टुडे वी आर बिकॉज ऑफ यू। बहुत अच्छी बात थी। तब मैंने 2008 में मेरे पोर्टल को पेड बनाया। उससे आप समझ सकते हैं कि जो लॉयल्टी और जो रिकॉग्निशन था हमें अच्छा मिला, और उससे हमें उत्साह भी मिला। सर 2008 से अब आपके हज़ारों मतलब रीडर्स होंगे, जो लोग रोज़ सब्सक्रिप्शन को पढ़ते होंगे। सर किस टाइप की रिएक्शन लोगों से मिलती है आज, जब 2008 के बाद 2012-13 की मंदी और उसके बाद 2014 की रैली, और आज वापस हमने मार्केट डूबते हुए देखा है? तब देखिए, ऐसा है कि जो अगर आप एक बेसिक्स आप देखें, जो ह्यूमन नेचर होता है कि आज विराट कोहली है, 0 पे आउट होता है तो एरा गैरा भी उससे सिखाने लगता है, उसको आउटसाइड बॉल को टच नहीं करना चाहिए था, उसको हवा में शॉट नहीं मारना चाहिए था, उसको थोड़ा ग्राउंड शॉट मारना चाहिए था, उसको पहले सेटल होना चाहिए था, क्या ज़रूरत है। तो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो निश्चित रूप से आप सच मानिए, मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो क्रिकेट का बल्ला भी नहीं पकड़ना आता है। जब बाजार गिरता है तो आपको देखिए, राम राज्य में जैसे कहते हैं ना, राम राज्य में था यूनानिमिटी, यानी सर्वसम्मति। अब जैसे जैसे अभी आप समय बदला, अब कलयुग में आ गया सर्वसम्मति नहीं, बहुमति। यानी पहले तो था कि राम राज्य में एक धोबी ने ऑब्जेक्शन लिया तो राम ने कहा कि नहीं, मैं नहीं ये चीज़, उन्होंने अग्नि परीक्षा ली, यानी 100% की कंसेंट होनी जरूरी होती थी। अब हमारे इंडिया में, वर्ल्ड ओवर हर जगह होता है कि मेजॉरिटी, बहुमत। यानी तो देखिए, जब गिरावट आएगी बाजार में तो मुझे भी, मेरे भी एडवाइज़र मिल जाएंगे, आपको ये स्टॉक नहीं रेकमेंड करना चाहिए था। लेकिन एक जो हमने सबसे बड़ा, जो इलेक्ट्रॉनिक में मेरी सेकंड इनिंग में कहूँगा कि हमने एक इन्वेस्टमेंट कल्ट फैलाया है। आज मैं इस पे आर्ग्यूमेंट पे नहीं जाऊँगा, हमने जो हमारे मेंबर से जो F&O, प्योर F&O करते थे, टेंस रहते थे, उनको कम से कम निवेशक बनाया है। और अगर मैं ये कह सकता हूँ कि आज पोर्टल का अगर आप फीडबैक देखेंगे, जो हमारा एक सेक्शन है क्वेरी, जिसमें मैं ऑनलाइन क्वेश्चनों का जवाब देता हूं ऑन अ रियल टाइम बेसिस, डेली की मैं 200-150-200 क्वेरी का जवाब देता हूं, उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आप 90% आप कह सकते हैं कि मेरे मेंबर्स का फीडबैक पॉजिटिव है। वो हमको कहते हैं कि वो समझते हैं कि आप सारे स्टॉक्स में नहीं कमा सकते। और अब ये जो मंदी का दौर है, 2000, ये सेम देखिए 2008 से 2017 तक का एक किस्सा चला। इन्वेस्टरों ने, निवेशकों ने बहुत अच्छा कमाया। मैंने जो, मेरा टीवी पे भी अपीयरेंस 2008 से, आप कहिए कि 2002 में मैंने पहला टीवी अपीयरेंस दिया था, तब से मैं टीवी पे कंटिन्यूसली 16-17 साल से अपीयर हो रहा हूं। और उसके दौरान जो जितने भी रिकमेंडेशन मैंने टीवी पे दिए हैं और मेरे पोर्टल पे दिए हैं, मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान और पैसा दोनों मिला। क्योंकि जिस हिसाब से
ये है। और रहा सवाल बाजार अभी जो गिरावट का, तो हर एक का एक दौर आता है। अब शायद मिड कैप स्मॉल कैप से हट के आपको लार्ज कैप में आना है। इंडिया स्टोरी जो है बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है, बहुत इंटेक्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि आपको इसमें कोई भी तकलीफें हैं। गिरावट के दौर, प्रॉफिट बुकिंग के दौर जरूर आएंगे। जो ट्रेडर है, जो F&O ट्रेडिंग करता है, या फिर जो जिसका नज़रिया बहुत नियर टर्म का है, उसको शायद बाजार से निराशा होगी। लेकिन अगेन वही जो 2008 में हमने कहा था, ये नहीं कि मैं कोई मेरे पुराने घिसे पीटे रिकॉर्ड को बजा रहा हूँ, ये हमेशा बाजार का स्टैंडिंग नियम है। आप अगेन क्वालिटी स्टॉक्स में जाइए। इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है। जिस हिसाब से इंडिया में चीज़ें बन रही है, अगले 5 साल 8 साल कम से कम आपको विजिबिलिटी, मैं 10 15 20 साल तो नहीं बोलूँगा, या मैं अगर और कहना चाहूँ तो 3 से 5 साल की आपको विजिबिलिटी निश्चित है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं, उनका एडवांटेज मिलेगा। तो हमारे निवेशकों को यही राय है कि आप निवेशक बनिए और थोड़ा सा सेक्टर रोटेशन करके, जैसे मिड कैप स्मॉल कैप ने आपको बहुत कमा के दिया 2016-17 में, उससे उम्मीद रखना अब उतना नहीं होगा, क्योंकि फ्रंटलाइन स्टॉक्स उसके एवज में काफ़ी सस्ते हो गए। तो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी जो है आपको बदलती रहनी पड़ेगी। बाकी थीम इन्वेस्टमेंट मार्केट की, स्टॉक मार्केट थीम जो है वो पहले भी कायम थी और आज भी कायम। सर, आज बहुत सारे नए लोग, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ने आसमान छुआ है। इकोनॉमिक सर्वे में भी बोला है कि अभी सिर्फ 1% लोग, जीडीपी का 1%, मतलब ये जो आंकड़े बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग मार्केट में नए आने के कगार में है। सर, नए आने वाले निवेशकों को क्या राय देंगे? देखिए, नए निवेशक एक्चुअली इसका कारण एक ये है कि दूसरे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज नहीं बचे हैं। आप रियल एस्टेट में नहीं रह सकते, आप गोल्ड सिल्वर में नहीं रह सकते, आप रियल एस्टेट में नहीं रह सकते। चौथा, आप डेट में नहीं रह सकते। डेट में मतलब पहले लोग प्राइवेट पार्टियों को भी लोन देते थे, वहाँ पे बहुत रिस्क हो गया है। गवर्नमेंट वगैरह में आप जाएं, चाहे गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में मैक्सिमम लो 8% का इंटरेस्ट रेट, उस पर आपको टैक्स लगे। तो अगर 10% जो सरकार ने बजट में टैक्स लगाया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर इसको भी आप फैक्टर इन करें तो भी मार्केट के सिवाय दूसरा कोई एवेन्यू है नहीं। ये बात पक्का मान के चलिए, शेयर बाजार के सिवाय दूसरा कोई एवेन्यू नहीं है। कईयों को शिकायत है 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से। अगर आपने 10% कमाया, आप 1% निकाल दीजिए ना उसमें से, आप 9% मान के चलिए। आप कंपैरेटिव एनालिसिस क्या आपके पास, क्या आप डेट में रहना चाहेंगे? आप डेट में अगर 8% भी कमा रहे हैं तो भी आपको मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स लगेगा। अगर वो 20% भी लगता है तो आप तो 5.5-6% ही कमा रहे हो, 6.5% कमा रहे हो, तो उससे जो ऊपर निश्चित रूप से देगा। अब सवाल रहा है कि जो निवेशक आ गया, देखिए इन्वेस्टमेंट कभी भी एक पीरियड के लिए नहीं होता। अगर आज, जैसे मैंने बताया, आज मैं शेयर बाजार में 45 साल से हूँ, मेरी कंपनियां, मेरा इन्वेस्टमेंट बदलते रहेगा। आज मैं ए स्टॉक में हूँ, कल बी में हूँ, परसों सी में हूँ, लेकिन मैं मार्केट में 45 साल से हूँ। तो कभी भी ये मत कहिए कि मैं तो बाजार में 3 महीने के लिए पैसा लगाना चाहता हूँ, 6 महीने के लिए पैसा लगाना चाहता हूँ। कभी भी आप लिमिटेड पीरियड के लिए निवेशक मत बनिए, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉफिट बुकिंग हमेशा करते रहिए, क्योंकि अब वो पुराने जमाने गए जहां पे आपने एक्स शेयर या बी शेयर या वाई शेयर या जेड शेयर ले लिया और उसको सालों तक रख के रखे। इन्फोसिस, टीसीएस आज से 20 साल पहले डार्लिंग थे, पिछले 3 साल से विलन है। फार्मा स्टॉक्स जो है, आज आप कोई भी चीज़ का लीजिए, उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है। उसके 3 साल पहले जो है उन्होंने वो मल्टी बैगर थे। तो मेरा कहने का मतलब, पहले मल्टीनेशनल कंपनी के स्टॉक्स, चाहे आईटीसी हो, लीवर हो, ब्रिटानिया हो, या कोई भी चीज़ का हो, वो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दिया करते थे। वो चीज़ नहीं रही है। तो प्रॉफिट बुकिंग निश्चित रूप से करिए मार्केट में, और सेक्टर रोटेशंस करते रहिए। और प्रॉफिट बुकिंग का ये कम से कम मन से निकाल लीजिए कि मुझे टॉप में बेचना है। आप अपना एक आइडियल एक्सपेक्टेशन रखिए। जैसे मैंने बताया कि आप 20% का रिटर्न मुझे मिलता है, मैं नहीं कहता हूँ कि 20% पे रिटर्न पे निकल जाइए। अगर आप में क्षमता है तो खुद एनालिसिस करिए, या कोई भी प्रोफेशनल सलाहकार से जरूर होना चाहिए। और मैं उस प्रोफेशनल सलाहकार में भी फंडामेंटल एनालिसिस को ज़्यादा मानूंगा। मुझे यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, पर वो जो है प्रेजेंट ट्रेंड को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। अगर आप कोई टेक्निकल एनालिसिस को कॉल देते हुए देखेंगे तो वो वही कॉल देगा जो उस दिन अच्छा कर रहा है, या उस पर सेल कॉल देगा जो आज के दिन वीक है, और कल वो नेक्स्ट डे उसके ऊपर वापस आ जाएगा। आज जो जिस पे सेल कॉल दिया है, कल उसी स्टॉक पे प्लस आ जाएगा, बिकॉज उसकी मजबूरी है, बिकॉज वो प्रेजेंट ट्रेंड को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। मैं उनमें कोई खामियां नहीं निकाल रहा हूँ, बेसिकली उस थियरी में खामियां हैं। अगर आप कोई भी फंडामेंटल, जिसमें 3 P शामिल है, प्रोजेक्ट, प्रमोटर एंड प्रोस्पेक्ट्स, अगर आप 3 को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करेंगे, देखिए 100% सारे के सारे कॉल सही नहीं हो सकते। आपकी जो स्ट्राइक रेट है कम से कम मार्केट के परफॉर्मेंस से बेटर होगी। तो निश्चित रूप से प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करिए। आपको नीड बेस्ड पैसा है, आप उतना विड्रॉ कर दीजिए, पर कुछ ना कुछ मार्केट में बने रहिए। सेक्टर रोटेशंस करते रहने चाहिए। और लास्ट जो सबसे बड़ी चीज़ है, या तो आप में खुद में क्षमता हो। वो पुराना जमाना गया जब आपने अपने दोस्त को, अपने ब्रोकर को, अपने पान वाले को, अपने धोबी को पूछ लिया कि क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं।
अब फंड मैनेजमेंट जो है एक सीरियस बिजनेस है, एक नॉलेजेबल बिजनेस है। पहले अपन जाते थे केमिस्ट से पूछ लेते थे भैया सर दुख रहा है कौन सी दवाई दूं, अब वो जमाना नहीं गया, अब कोई भी केमिस्ट से पूछ के दवाई नहीं लेता है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनसे निश्चित रूप से सलाह लीजिए। और अगर आप खुद कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, कम से कम अगर आप खुद एनालिसिस करके कोई भी, चाहे आप मटेरियल पढ़िए, बैलेंस शीट पढ़िए, अगर आप खुद करके कोई कॉल ले करके करेंगे, आप थोड़ा सा नॉलेज गेन करिए। आज मनी भी इंस्टीट्यूट है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ 5-6 साल से। जिस हिसाब से आप बच्चों को ट्रेन करते हैं, मैं कहूँगा कि आप लोग एक मिनी यूनिवर्सिटी हो। सच मानिए, अगर कोई MBA को करना चाहे या CFA को करना चाहे या CA करना चाहे या CS करना चाहे, तो भी कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड जितना आप लोग तैयार करते हो विद्यार्थियों को, उतना कोई नहीं कर सकता। आप इसको सच मानिए, मैं आप लोगों की कोई फ्लैटरी नहीं कर रहा हूं। तो सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा, आप लोगों के पास 3 महीने के भी कोर्स हैं और इतने सस्ते और इतने डिवोटेड, मैं कम से कम आप लोगों के यहाँ पे हर साल एक बार आता हूँ, ये मेरा पैशन हो गया है कि मैं आप लोगों से जुड़ा रहूं। यानी ये मेरा स्वार्थ है कि मैं मनी बी से जुड़ूं और कुछ ना कुछ रूप में मैं अपने आप को शेयर करूं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नॉलेज गेन करिए। आप सच मानिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर खुद के पढ़ाई, खुद की रीडिंग से अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जब घर में, वो कहते हैं ना पुरानी, मैं इसको कोई आज का नहीं मानता हूं, अगर बेटी से कोई कांच का बर्तन टूट जाए तो माँ कहती बेटा हाथ को तो नहीं लगी, और बहू को से टूट जाए तो कहते दिखता नहीं है क्या तुमको। तो कहते हैं ना, जो खुद का जो चीज का है, आप अपने हाथ से कच्ची रोटी भी बनाएंगे तो आप सच के मानना आड़ी टेढ़ी गोल बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपने खुद एनालिसिस करके स्टॉक, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, और आप सच मानिए आप में जो ज्ञान वर्धन होगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मैं आज भी अपने आप को स्टूडेंट मानता हूं, आई मीन इट। जो जितनी मैं तन्मयता से, जितनी मैं इंटरेस्ट से, जितने मैं एकाग्रता से, मैं आज से 45 साल पहले, 40 साल पहले बैलेंस शीट पढ़ता था, आज भी उतनी एकाग्रता से पढ़ता हूँ। आज भी क्वार्टरली रिजल्ट उतनी ही चीज का देखता हूँ, आज भी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स उसी देखता हूँ। तो आपकी जितनी आपको सफलता मिलेगी, उतना आपको ज्ञान को बढ़ाने की उत्सुकता और बढ़ेगी। अगर आप खुद पैसा, आपने किसी को पैसा दे दिया, ठीक है, आपको मैनेज कर रहा है, कमा के दे रहा है, बढ़िया बात है। आज आपके पास म्यूचुअल फंड्स है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, PMS है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, बहुत साधन है आपके पैसा मैनेज करने के, और ईश्वर के जैसे सब वेल रेगुलेटेड है ये। लेकिन कहीं ना कहीं खुद भी अपना करिए। अपने अगर अपने हाथ से आप पैसा खोएंगे भी, तो कम से कम उस लॉस का आपको ज्ञान मिलेगा, कम से कम उतना जरूर है। तो जो आपने पूछा कि आज के निवेशक को क्या करना चाहिए, आप केपेबल नहीं है तो आपके पास प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं, लेकिन थोड़ा पैसा जरूर पढ़ाई करिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट भी है, तो अगेन ऑन अ सीरियस नोट, आप मनी बी के वीडियोस देखिए, मनी बी के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत कम में 5-7-10 हज़ार रुपए में आप लोग कोर्स चलाते हैं, उसमें आप काफी ज्ञान दे सकते हैं। सच मानिए, बंबई में ऐसे साधन नहीं है, मैं आपको मुंबई में ऐसे साधन नहीं है जो आप लोग यहाँ पे कर रहे हो। तो निश्चित रूप से चीज का करना चाहिए, और निवेशक को जो खुद का क्रिएटेड है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मजा भी आएगा। सर क्या पढ़ना पसंद करते हैं आप? एक तो उसके पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बातें मनी बी के बारे में बोली। ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी बातों पर खरे उतर पाए। सर क्या पढ़ना पसंद करते हैं आप? मतलब क्या पढ़ते हैं आप? ये मतलब जब भी कभी कोई भी कंपनी के बारे में पूछा जाता है तो उसके आंकड़े आपको मुँह बोली याद रहते हैं। सो कहाँ से ये सारी चीज़ें आती हैं और कैसे अपने आप को अपडेटेड रखते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा, मैं बार बार खैर ये नहीं कहूँगा कि ईश्वर की कृपा है कि फाइनेंशियल्स के जो मेरे हैं, मेरा अकाउंट्स या चीज़ का, एक तो पैशन भी कहिए। जैसे मैं एक चीज़ और कहता हूँ, मैं विद्यार्थियों को भी कहता हूँ, मैं कि जब भी मैं CA इंस्टीट्यूट्स के भी मैं विद्यार्थियों को एड्रेस करता हूँ क्वालिफाइड, तो मैं यही कहता हूँ कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन आपके पैशन भी होना चाहिए। पैशन का मतलब क्या, उसमें इन्वॉल्व होइए। जैसे सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विराट कोहली अगर क्रिकेट में सक्सेस, तो उनका पैशन है उसमें। ये नहीं कहता हूँ कि बाकी इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन डिग्री ऑफ पैशन मैटर्स। वो शायद 100% इन्वॉल्व है, जो दूसरे सफल नहीं है वो 99% है, 98% है, 95% है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मेरा पैशन है स्टॉक मार्केट। मेरे लिए क्या बोलते हैं, मेरा अन्नदाता है। जो कहते हैं स्टॉक मार्केट कैसीनो है, ये है वो है, मैं उनसे बिल्कुल, मैं उनको तो कहता हूँ, मैं उन पर इतना ज़्यादा गुस्सा करता हूँ। मेरे लिए स्टॉक मार्केट जो है मंदिर है। मैं आपको सच कहता हूँ, 45 साल में जो मेरे को नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, ज्ञान जो स्टॉक मार्केट से मिला, कहीं से नहीं मिला है। और अगर आप चाहो, ये कहता है ना कि घर की जो किचन की नाइफ से आप खून भी कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि किचन के नाइफ बनने बंद हो जाएंगे। अगर आपको उसका कोई गलत मिसयूज करेगा तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता।
तो जो रहा सवाल कि आपने कहा कि क्या पढ़ते हो, आज मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ। अपने आप को टच में रखने के लिए मुझे हर इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, हर डेली इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, क्वार्टरली रिजल्ट से निश्चित रूप से मुझे टच में रहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं चूंकि उसका पैशन है तो वो दिमाग में जल्दी बैठ जाता है। लेकिन उसके सिवाय मैं अध्यात्म जो है, मैं आज भी अपने आप को जो है अध्यात्म में साल में 2 बार रामायण पढ़ता हूँ, भगवत गीता, भागवत का कहीं ना कहीं कोई प्रसंग। एक्चुअली मेरी लाइकिंग जो आप कह सकते हैं कि अध्यात्म की तरफ ज़्यादा है। कोई भी फिलोसोफर की बुक, वो भी सारे इंडियंस, मैं कोई बहुत ज़्यादा फॉरेन ऑथर्स को नहीं पढ़ता हूँ, चाहे फिर स्वामी विवेकानंद हो या कोई बड़े संत हो, या फिर जो मूल जो अपने जो कहते हैं ना, जो मूल अपनी जो ग्रंथियाँ हैं, जैसे मैंने बताया रामायण वगैरह का, उनका पाठ करता हूँ। और उनको कोई ना कोई जरूर पाठ को, उसके लिए नहीं, कुछ नॉलेज ग्रहण करें, भले उसकी 2 चौपाइयाँ उठा ली, भले उसके 2 टेक्स्ट उठा लिए, भले उसके 2 लाइन उठा लिए। तो जहाँ पे फ्री समय मिलता है उसको चीज़ करने की कोशिश करता हूँ, और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद में अगर समय मिलता है तो मेरा भरा पूरा परिवार है, पोते पोती, उनके साथ खेलता हूँ, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ। सर 2 चीज़ें कि एक तो हमारी जनरेशन को बहुत ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद भी नहीं करते सर। लेकिन आपके वीडियोस हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे, फ्री चैनल, फ्री में जो चीज़ें मिलती है वो हम सब देखते आते हैं। सर स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स को देखा है जिन्होंने अपना करियर, नाम, पैसा, शोहरत सब मार्केट से बनाई है। सर यंगस्टर्स के लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में है? देखिए, यंगस्टर्स के लिए 2 चीज़ है कि आपको पहले तो डिफाइन करना होगा कि मुझे क्या करना है। अगर आपने कोई भी चीज़ का, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे, मैं एक जनरल ओपिनियन दूंगा जो मैंने मेरे बच्चों को भी दी है, चाहे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनना चाहो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे लॉयर हो, एक तो आपको फोकस रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, जिस चीज़ में आप कुछ भी एक्सेल करना चाहते हो, बिकॉज लाइफ देखिए एवरेज जीने की नहीं है। अगर एवरेज है तो उसको कोई याद नहीं रखेगा। अगर आपको कहीं एक्सेल करना है तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और इन्वॉल्व होने के लिए आपका एक्सट्रीम पैशन होना जरूरी है। फिर चाहे मैं स्टॉक मार्केट के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो होना जरूरी होगा। तो इसके लिए जो मैंने आजकल का यूथ देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया के अगेंस्ट नहीं हूँ, टू मच इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया, टू मच एरोगेंट, टू मच एस्पिरेशनल। मतलब इतनी जल्दी, मैं कहूँगा कि इम्पल्शन, या रादर मैं कहूँगा इम्पल्शन उन्होंने, ये मेरा व्यक्तिगत ये है, मैं देखता हूँ यंगस्टरों को, जैसे मान लीजिए कि कोई भी है एक यंगस्टर क्रिकेटर, उसको कल ही विराट कोहली बनना है, उसको कल ही सचिन तेंदुलकर बनना है। कोई बड़ा डॉक्टर यंगस्टर है, उसे कल ही नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। इतना आसान नहीं है। अगर उनकी आप लाइफ देखें, मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट में, सर वी वांट टू बिकम लाइक यू। मैं आज भी विद्यार्थी हूँ, और आप सच मानिए मैंने कभी भी एम्बिशियस टारगेट सेट नहीं किए। अगर मुझे यहाँ से 25वीं मंजिल चढ़नी है तो मैंने पहले टारगेट दूसरी मंजिल का सेट किया, दूसरी पे पहुंचा हूँ, फिर चौथी मंजिल सेट किया, तीसरी नहीं किया, फिर चौथी पे पहुंचा, फिर शायद 10वीं किया है। तो मेरा जो यंगस्टर को है कि पैशन और फोकस 2 चीज जरूरी है। तीसरा, बी हम्बल इन लाइफ एंड बी लेस एम्बिशियस। आप एस्पिरेशंस रखिए, लेकिन खाली एस्पिरेशंस की तरफ मत भागिए। आप सिर्फ एस्पिरेशंस की तरफ भागोगे तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, मटेरियलिस्टिक आप हो जाओगे। आपको रहेगा येन केन प्रकारेण, मुझे पैसा बनाना है, और उससे आप सच मानिए अगर आपने बना भी लिया तो आपको कभी संतोष नहीं मिलेगा। और निश्चित मानिए, मैंने मेरे दोनों बच्चे, जो एक इंजीनियर और हाईली रैंक होल्डर स्टॉप थे, बेटी जो CS है, उन दोनों को भी इसी में एडवाइस दी, और दोनों उस चीज़ को ये कर रहे हैं। तो यंगस्टर्स को चाहिए कि अपना फोकस है, और थोड़ा सोशल मीडिया जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ का उनका झुकाव है, उस पर अगर आपको जो आपका सब्जेक्ट नहीं, आप निश्चित रूप से क्या कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट, थोड़े से आउट ऑफ टॉपिक, लेकिन वो इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपको भटका देवे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कहीं ना कहीं जब आप एक इरेक्शन स्टेज में हो, आपने, स्टूडेंट्स क्या फील करता है, मैं CA बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं लॉयर बन गया, मेरा इरेक्शन स्टेज खत्म हो गया। मैं कहता हूँ इरेक्शन स्टेज तब से शुरू है, यानी आप समझिए कि नींव आपने उस दिन से डालनी शुरू की है, और जितना नींव डालने में जितनी मेहनत जाती है, जितना समय लगता है, उतना अपर फ्लोर्स बनाने में नहीं लगता है। अगर आपको कोई भी आप इमारत हो, अगर आपकी 50 मंजिलें इमारत बना रहे हो, तो शायद उसकी नींव बनाने में आपको 1 साल लगेगा, बाद में हर फ्लोर कास्ट करने में तो 8-8 दिन में आप फ्लोर कास्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को या जो भी यंगस्टर को ये समझना चाहिए कि हमने प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशंस हासिल की है, अब हमारे कैरियर का पहला दिन है। जो अब तक हमने किया वो सारा एक तरह से मजबूरी थी या एक ड्यूटी थी, वो एक तरह से आपको एडमिशन कार्ड था। रियल लाइफ आपकी आज शुरू हो रही है, तो आज से हमारा पैशन, कमिटमेंट एंड फोकस, तीनों चीज लागू होनी चाहिए। सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपने बहुत समय दिया, और आपने जो हमारे बारे में इतनी अच्छी बातें करी,
सही में पूछा जाए तो हम में से किसी को भी नहीं लगता कि हम इसके पात्र हैं, पर निश्चित रूप से हम ये प्रयत्न ज़रूर करेंगे कि आपने जो कहा है हम उसके थोड़ा बहुत तो भी कहीं पास पहुंच सके। बहुत सीखना है हमें भी आपसे। एक साथ एक दिन भर हम तुलसियन सर के साथ थे और उन्होंने जो अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज़ के लिए कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए, जितना समय हम खुद पढ़ के या कुछ करके समझ में आता, वही चीज़ अगर आप एक किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ 1 मिनट 1 घंटा गुजारते हैं तो आपको इतनी सारी चीज़ें एक साथ समझ में आती है। तो आज वो हमने अनुभव किया। तो सबसे पहले तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर कांस्टेंट ब्लेसिंग्स। सर आपने जो कहा कि आप बता रहे थे कि आपकी बचपन में यह हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस और उसके बाद जो आपकी पूरी जर्नी थी और जिसमें आप अध्यात्म भी है, आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल है। सर एक एक बहुत महत्वपूर्ण और सवाल जो मुझे पूछना है फाइनली एट द एंड, कि जब आपको इतनी बड़ी करियर, आपका 40-45 साल शेयर बाज़ार में, आपके नुकसान वाले समय जो थे कि जब आपका कहीं पे बहुत ही लॉस हो गया और बहुत कठिन समय था, तब आपने अपने आप को कैसे, क्योंकि 40 साल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ ये तो हो नहीं सकता, तो जो सबसे कठिन वर्ष थे वो कौन से थे, क्या थे? फाइनेंशियल क्रंच, आपका बचपन भी आप कह रहे थे, बट इन द प्रोफेशनल लाइफ तो वो आपने कैसे निकाले? और उसमें आपके पिताजी के टीचिंग्स बोलिए या आपका अध्यात्म का रीडिंग बोलिए या आपके जो एथिक्स है, उन्होंने आपको वो बुरी अग्नि परीक्षा में से, कठिन अग्नि परीक्षा में से कैसे आपको निकाला, ये आप विस्तार में सबको बताएं। ये सीख है। आशुतोष, पहले तो मैं मनी बी का फिर से कहूँगा कि मुझे कोई किसी को फ्लैटर करने की आदत नहीं है। इनफैक्ट लोग बाग मुझे कहते हैं कि मैं तारीफ़ कम करता हूँ, लेकिन मनी बी जो कर रही है, मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना, अगर आप सेम स्टैंडर्ड भी मेंटेन करेंगे तो आपको भगवान बहुत ज़्यादा ऊंचाई देंगे। लेकिन मैंने देखा आप लोगों में जो एक पैशन है या जो एक आप लोगों को स्टूडेंट्स को जब पता ना ये कि ह्यूमन वेल्थ बनाने की आपने जो जो प्यास है, मैं आप लोगों की पूरी टीम को देखता हूँ, शायद वो आपको और याद करती है कि आप और अच्छे अच्छे चीज़ें, आप लोग इतना प्रयास करते हो, इतनी तकलीफ़ें लेते हो कि जितना भी चीज़ परोस सके, और आपका कमर्शियल एलिमेंट कुछ, आपका इंटरेस्ट मैंने देखा वो चीज़ नहीं है। जहाँ पे कहीं जो होता है ना अर्थ पिसा, जो मैंने पहले भी एक शब्द यूज़ किया था, वो नहीं है। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अब अगर मैं इस चीज़ पे आऊँ जो आपका सवाल है, तो देखिए मैंने जब मैं 17 साल का था 1975 में, मेरी मदर की डेथ हुई। और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा शॉक वो था। और इनफैक्ट संस्कार चूँकि अपनी बातें यहाँ पे थोड़ी सी रह गई थी, तो जो संस्कार हैं निश्चित रूप से पिता से, लेकिन कोई भी अगर संस्कार जो आते हैं ना तो माता से ज़्यादा आते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि संस्कृत में भी एक कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि जो दो का, उसका पद जो है पिता से भी ऊपर है। तो कहीं ना कहीं मेरी मदर का काफ़ी बड़ा रोल रहा था मेरे संस्कारों को देने में। क्योंकि देखिए मैं बताया, हैंड टू माउथ घर था, पिताजी अपने व्यवसाय, अपने प्रोफेशन में लगे थे, घर की जिम्मेदारियां मीट करने में, तो उसमें मेरी मदर ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। तो जो आपने जो क्राइसिस फेसिंग का जो था, कि जब 1975 में मदर मेरी एक्सपायर हुई, जब मैं 17 साल का था, नेचुरली उसके बाद घर में जिम्मेदारियाँ आई। मेरी सिस्टर की शादी हो चुकी थी, हम लोग घर में 3 छोटे भाई और पिता, तो घर की जिम्मेदारियाँ भी थी। लेकिन जो प्रोफेशनल फील्ड में जो क्राइसिस आई, और जो मैंने चीज़ का, आई थिंक जब आपकी लाइफ में क्राइसिस आती है ना, तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके काम नहीं आती। आप ये सच मानिएगा, आप किसी से भी पूछिएगा, बड़े से बड़ा, उस टाइम पे आपकी आध्यात्मिक शक्ति, फिर चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, फिर चाहे वो बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, अगर क्राइसिस, तो आपके जो भी आध्यात्मिक शक्ति है आपकी, मैं आध्यात्मिक से इसको रिलीजियस फैनेटिज्म में नहीं मानना चाहिए, आपके जो अंदर की स्पिरिचुअल और जो बोलते हैं ना आपके संस्कार, चाहे वो क्रिश्चियन की संस्कार में पला है, मुसलमान की संस्कार में पला है, हिंदू, वो आपको जो है उस चीज़ को फेस करने की शक्ति देती है। मैं अभी यहाँ पे वाकई से वो गिनाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उसमें कुछ व्यक्ति विशेष भी हो जाएंगे, कुछ और कुछ भी हो जाएंगे। जब भी मेरे पास क्राइसिस आई, मैंने वो मेरी स्पिरिचुअल जो मेरी इनर स्ट्रेंथ थी, फिर चाहे उनको पढ़ करके, और जो प्रॉब्लम थी उससे ध्यान फोकस किया। आप कहते हैं ना कि मौत से ज़्यादा मौत का डर भयानक होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो फिर उस प्रॉब्लम को आप इतना ज़्यादा मैग्नीफाई करते हो या इतना ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट करते हो कि अल्टीमेटली आपको ब्लैक होल की तरफ ले जाएगी। अगर कोई भी आप देखिए लाइफ में, अगर आपको छोटा सा आपके पैर में, एक अंगूठे में
नाखून पे चोट लग गई, आपका नाखून निका, अंगूठे, पैर के अंगूठे का नाखून निकल गया, अब आप उससे अगर नेगेटिव सोचोगे नाखून निकल जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा, फिर ये बढ़ जाएगा, फिर पैर कटवाना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, यानी अगर आप उसको नेगेटिव सोचोगे, आप उस पर से ध्यान हटा लीजिए, दर्द होगा सहन करिए, उसकी तरफ मत देखिए, आप अपने आप सच मानिए, आपकी स्पिरिचुअल शक्ति जागृत होगी और वो आपको उसको पेन सहने की शक्ति देगी। और फिर उसका जो देखिए ये कहते हैं ना कि प्रॉब्लम तो भगवान को भी आई थी, रामचंद्र जी को भी 14 साल का वनवास फेस करना पड़ा, कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ आई थी, लेकिन जब से ज़्यादा दुख उनको तब हुआ जब शामंतक मणि का उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, और जब बलदाऊ जी ने भी ये विश्वास कर लिया कि इसने पक्का चुराया है, तब कृष्ण जी ने कहा कि शामंतक मणि का सबने, मेरे रिलेटिव दोस्त सबने माना, लेकिन बलदाऊ भी मान लिया कि मैंने चोरी की है, तब वो बहुत रोए थे। तो कोई भी आदमी का जब आपको, आप ईश्वर पे छोड़िए, देखिए जो चीज़ ना, वो कहते हैं ना कि इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्ग, आपके अच्छे दिन अगर अच्छे ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे तो बुरे दिन भी नहीं टिकेंगे, उस फेज को निकल जाने की कोशिश करिए और अध्यात्म की तरफ मुड़िए, कुछ भी, चाहे आप अपना मंत्र, आपके कुछ भी अच्छी बुक रीडिंग, और कहीं ना कहीं आप ये करिए, उस पर से ध्यान हटाइए जो आपकी मेन प्रॉब्लम है। मैं नहीं कर रहा हूँ उसका समाधान मत करिए, लेकिन उस पर से ध्यान उसमें उसमें उलझे मत रहिए 24 घंटा, तो निश्चित रूप से आपको शक्ति मिलेगी और वो चीज़ें सहन करने की। और अगर आपने कोई गलत किया है, अगर आपने कोई चीज़ का, तो उसका आपको जो कर्म की थियरी, अगेन भगवत गीता को मैं चीज़ में कहूँगी, कर्म की थियरी पिक्चर में आती है, आपको उसके फल भुगतने, बिकॉज कर्म प्रधान विश्व रसी राखा, जो जस करहूं सो तस फल चाखा। ये चीज़ निश्चित रूप से सारे वेद कहिए, भगवत गीता कहिए, रामायण कहिए, सबका एक ही निचोड़ है, कर्म को आपको भुगतना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से, पर उसको भुगतने की शक्ति, जैसे मैंने कहा, राम और कृष्ण जी को भी तकलीफें आई, उन्होंने भी उस चीज़ को सहन किया और वो चीज़ें निकली। तो वैसे ही होता है आपको, और ऐसे ही मेरे पे तो कम से कम ईश्वर की कृपा कि मैं भी उस चीज़ में से निकल सका। थैंक यू वेरी मच सर, आपने एक पूरा दिन हमारे लिए निकाल कर आप इतने दूर से आए, और हमारे जो 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, कई कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जिनको तो लाख सवा लाख लोगों ने देखा है। सो आपने हमारे इतने सारे दर्शकों के लिए जो इतना सारा आज ज्ञान दिया है, हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आने वाले दिन मार्केट के लिए जितने अच्छे होंगे, हम आशा करते हैं कि भगवान आपको अच्छी आयु और अच्छी हेल्थ देकर रखे, ताकि जब 5 लाख का सब्सक्रिप्शन का जब हम लोग सेलिब्रेट करते रहे, तो वापस आपको यहाँ आना है और हमको वापस मार्गदर्शन करना है। देखिए, मेरा एक चीज़ अगेन मैं कहूँगा, मैं यहाँ पे एक्सक्लूसिवली कि मनी बीके की मेरी हर जो, मैं इसे, आप मेरा कोई कमर्शियल प्रोपोगेंडा मत मानिए, और ना मनी बी का कोई कमर्शियल इंटरेस्ट है। मेरी हर व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पे विजिट करते रहिए, इतना बढ़िया, मैं ये फ्लैटरी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन मुझे भी कहीं ना कुछ सीखने को मिला जब भी मैं आया हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि जो शिवानी जी ने कहा कि 5 लाख का लक्ष्य निश्चित रूप से आप छूओगे, और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और मनी भी से प्रार्थना है कि मेरे को कहीं ना कहीं आप साल में एक बार जरूर इसका हिस्सा बना के रखिएगा, मेरी जब तक एक्टिव लाइफ है। मैं एक नहीं कहता हूँ, शायद ईश्वर से प्रार्थना हो कि मैं अंत तक, मेरी लाइफ के अंत तक मैं एक्टिव रहूं, लेकिन जब तक मैं कम से कम एक्टिव हूं, मैं मनी बी से भी जुड़े रहना, साल में 1 या 2 बार कोई ना कोई रूप में मेरा जितना समय दे सकेगा, आप लोगों से इंटरेक्शन करके मुझे खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।